नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर जाहिद आज़म के साथ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का तस्करा हो रहा था और बात हो रही थी कॉम्प्लिकेशंस की, इसी तरह से जैसे आपने बताया कि ऊपर जो ग़िज़ा की नाली होती है उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यही मामला अगर नीचे देखा जाए, जो ड्यूडेनल अल्सर्स वगैरह बनते हैं जो नीचे आंत के अंदर बन रहे होते हैं, उसके अंदर क्या परफोरेशन वगैरह भी हो सकती है इस बीमारी की बिना पर? जी डेफिनेटली, अगर आप लंबे अरसे तक इन्फ्लेमेशन चल रही हो या अल्सर हो जाए और अल्सर डीप हो जाए गुज़ा की नाली मैदे के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो परफोरेशन या जिसको फटना आम अल्फाज में कहते हैं कि जो कि जी एक ड्यूडेनम फंस एमरजेंसी कंसिडर की गई, जाती है। वो एक इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जी। और उसके लिए फौरी तौर पर टर्शियरी हॉस्पिटल लेके जाए मरीज़ को, ताकि वहाँ उसको इमरजेंसी केयर मिल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, और भी कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जो इसी तरह से प्रेजेंट करें लेकिन वो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ ना हो? देखें, जो ये अपर एब्डामन का पेन बड़ा एक नॉन स्पेसिफिक सा टर्म होता है, वेरिएबल चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि दैट मे बी एंजाइना, दैट मे बी बिल्कुल। हार्ट डिजीज़, लेकिन कॉमनेस जो है वो रिफ्लक्स या गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन मैदे का वरम होता है, उसकी वजह से होती है। जी। इसी तरीके से जो है बाज़ औक़ात कभी ट्यूमर्स हो रहे होते हैं, ये हो रहे होते हैं जो कि आपको नॉन स्पेसिफिक सा पेन, वेट लॉस या बाज़ औक़ात खून की कमी के साथ प्रेजेंट करते हैं, और उस वक्त अगर कोई बंदा जिसकी खून की कमी है उस वक्त और पेट में भी दर्द है, तो बेहतर है कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। थर्डली, एक कंडीशन होती है जिसको हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं, जिसमें बज़ाहिर कोई अल्सर नहीं होता, कोई और चीज़ नहीं होती, लेकिन सिर्फ मैदे में या अपर एब्डोमेन में पेन हो रहा होता है। तो वो भी एक वेरिएबल कंडीशन है, जो कि सिग्नलिंग पाथवे डिफेक्ट होता है, ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे होते हैं इंटेस्टाइन को और वापस जाते हैं कि जी। तो वो डिसरप्शन की वजह से परसेप्शन या सेंसेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा होता है। बज़ाहिर कोई अल्सर या कोई गैस्ट्राइटिस इतना शदीद नौयत का नहीं होता उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, हतमी तौर पर तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी होता है किसी तरह का भी इलाज तजवीज़ करने से पहले। इस बीमारी के हवाले से किस तरह के टेस्ट वगैरह तजवीज़ किए जाते हैं? देखिए, एक तो आपने ये तहिया करना है कि जो ये है गैस्ट्राइटिस है या कोई और चीज़ नहीं, तो हिस्ट्री के अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है जी। एग्जामिनेशन पे। दूसरी चीज़ जो है, जो हतमी टेस्ट है, वो तो एंडोस्कोपी है, अपर जी एंडोस्कोपी है, जिसमें पेशेंट को कैमरे का एक ट्यूब पाइप लाइक डाल। पाइप सा एक कैमरा होता है, माइक्रोचिप कैमरा होता है, जो के अंदर जाता है, ग़िज़ा की नाली को देखा जाता है, मैदे को देखते हैं और ड्यूडेनम को देखते हैं। जो एक्चुअल मुआयना है तकरीबन 7-8 मिनट का है, और इससे आप तशख़ीस करते हैं कि अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है, वरम है खाली, या कोई और उसकी रिफ्लक्स डिजीज़ रिलेटेड कोई पेचीदगी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ खून के टेस्ट भी एडवाइस किए जाते हैं जिसमें एच पाइलोराई या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जैसे आपने जिक्र किया था उसको देखा जाता है। वो किस हद तक मौजू हैं या तशख़ीस में उनका क्या, उनकी कौन सी जगह है कि वो हतमी तशख़ीस कर सकते हैं क्या देखें, उसकी बिना पर? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का जो ब्लड टेस्ट है एलिजा बेस्ड, किसी हद तक वो आपको बता सकता है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो इन्फेक्शन एक्टिव है या पास्ट इन्फेक्शन, उसको डिटरमिन नहीं कर सकता, वो ये नहीं बता सकता। अगर आपको ट्रीटमेंट मिल चुका है पहले, जी। फिर भी एंटीबॉडी आपकी हमेशा लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव रहेगी, तो इसलिए वो इतना टेस्ट मौजू नहीं मौजू है। टेस्ट नहीं है। जो इससे बेहतर टेस्ट है वो स्टूल एंटीजन है, जिसमें एक्टिव इन्फेक्शन अगर है तो आप उस एंटीजन जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का, वो एक्सक्रीट कर रहे होंगे स्टूल के अंदर, और वो वहाँ से पकड़ा जाता है, तो एक्टिव इन्फेक्शन वहाँ से। दूसरी जो चीज़ें हैं बाकी उसमें यूरिएज ब्रेथ टेस्ट है, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट है, वो जी। आपको बता रहा होता है कि पॉजिटिव है कि नहीं है। थर्डली, एंडोस्कोपी जब आप करते हैं तो उसको जो बायोप्सी लेते हैं, दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें आपको वो हतमी तौर पर बता देते हैं कि हेलिकोबैक्टर जरासीम है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा जब बीमारी सामने आ जाती है तो सबसे अहम चीज़ होती है इलाज पर तवज्जो दी जाए, लेकिन हमारे यहाँ और आइडियली देखा जाए तो प्रिवेंशन को आज के दौर में ज़्यादा बेहतर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू ट्रीटमेंट। डेफिनेटली। तो प्रिवेंशन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि इन लोगों को किस तरह की एहतियात करनी चाहिए, या वो लोग भी जो अभी जिनको ये बीमारी लाहक नहीं हुई है उनको किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए ताकि वो आगे चलकर इस बीमारी का शिकार ना हो? देखें, एक तो गैर ज़रूरी तौर पर
दर्द की दवाएं हैं एनसेड्स जिसको हम जिस क्लास को कहते हैं वो अवॉइड करें। जी। दूसरी चीज़ जो है वो स्मोकिंग इस चीज़ को, गैस्ट्राइटिस को भी, रिफ्लक्स को, दोनों चीज़ों को बढ़ाती है, अल्कोहल दोनों चीज़ों को बढ़ाती है, तो ये चीज़ें अवॉइड करें। ख़ास तौर पे जिन लोगों को रिफ्लक्स डिजीज़ है, जिनको जलन की बीमारी ज़्यादा है, गैस्ट्राइटिस और रिफ्लक्स दोनों, गर्ड जिसको आप कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ये बात वक्त ओवरलैप कर रही थी, बात प्रीडोमिनेंट रिफ्लक्स है। अगर रिफ्लक्स ज़्यादा है तो उसमें ख़ास तौर पे जो चीज़ें करने की हैं वो ये है कि आप अल्कोहल, स्मोकिंग, ग्रीसी फैटी मील ये अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो कॉफ़ी है, चॉकलेट है, ये आपने अवॉइड करनी है। अगर आपका वेट ज़्यादा तो वज़न कम कीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। थर्डली, खाना खाने और सोने में 3 घंटे का मिनिमम वक्फा होना चाहिए, ताकि क्योंकि वो जो खाना खाने ताकि के आप उतनी फ़ौरन देर बाद तक का जो, एक्टिव रहें। हाँ, तो वो खाना खाने के बाद का जो टाइम होता है उसमें एसिड सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अगर सो गए हैं तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वो वो एसिड ऊपर की एसिड तरफ ऊपर आएगा। आना शुरू हो जाएगा। तो जी। इस वजह से खाना खाने के फ़ौरन लेटे ना, 3 घंटे तक गैप दें। किसी को अगर इनके बावजूद भी एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा है तो ये तजवीज़ किया जा सकता है कि अपना हेड एंड को एलिवेट कर लें। बिस्तर जो है उसका सरहाना उसके नीचे 12 इंच ऊपर करें, तो कोई जो कंस्ट्रक्शन के ब्लॉक आते हैं 6-6 इंच के, वो 12 इंच 2 ब्लॉक लगा लें दोनों सरहाने की तरफ, ताकि आपका इंक्लाइन हो जाए। क्योंकि तकिए से सिर्फ गर्दन का लेवल या कंधा ऊपर होगा, ये जो गैस्ट्रोएसोफेजियल वाल्व है जो ये वो यहाँ पर मैदे के नीचे इस जगह पर है, तो वो ऊपर तरीके से नहीं होता जब तक कि आप बेड को इंक्लाइन ना करें। तो बेड को इंक्लाइन कर लें। ये सारी चीज़ें जिससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। अच्छा बाकी डॉक्टर दवा साहब, जो अक्सर व आपको बेशतर नौजवानों में ये भी देखा गया है कि ये मसला सीने की जलन के साथ सामने नहीं आता, बल्कि उनको वीजिंग वगैरह या सांस की नाली की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, तो उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है इससे? डेफिनेटली बाज़ औक़ात तो बज़ात ख़ुद अज़मा या दमे की बीमारी होती है जिसकी वजह से वो वीजिंग या सीटियाँ बजती हैं जी। या जी। कॉफ़ हो रही होती है रात को, लेकिन अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि वो एज़मा डायग्नोस हुआ हुआ, लेकिन वो बज़ात ख़ुद वो असल में रिफ्लक्स, सीवियर रिफ्लक्स डिजीज़ होती है जिसमें तेज़ाब ऊपर आता है और ग़िज़ा की नाली से निकल के लैरिंक्स जो होता है, हमारा जो वॉइस बॉक्स है, वहाँ तक जी। आता है और वो उसको इरिटेट करता है, जिसकी वजह से या तो कॉफ़ होता है आपको, या रात को या वहाँ ख़ास पर तौर पे, या वो एस्पिरेट स्पैज़म। कर रहे होते हैं, जी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको कॉफ़ वहाँ पे हो रहा होता है, या स्पैज़म होता है जिसकी वजह से आप वीज़ेज़ होते हैं जो सीटियाँ बजती हैं। तो सीवियर रिफ्लक्स डिजीज़ की वो निशानी बाज़ औक़ात वो पेचीदगी के तौर पे आती है, या ये कि मुँह में कड़वा पानी आ रहा होता है, जी। खट्टा पानी या कड़वा पानी आ रहा होता है। हेलिटोसिस कहते हैं, बदबू आ रही होती है मुँह में, तो वो चूँकि रिगर्जिटेट करता है फूड, पुट्रिफाइड फूड होता है, रह जाता है थोड़ा बहुत, तो उसके से बदबू आना शुरू हो जाती है। जिन लोगों में ये बीमारी सामने आ चुकी होती है, उनमें किस तरह का इलाज तजवीज़ किया जाता है अमूमन? इलाज के लिए जो दवा है उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, वो दिया जाता है जिससे एसिड सिक्रीशन को सप्रेस कर दिया जाता है, ताकि हीलिंग इफेक्ट जो है वो बेहतर हो जाए एसिड सिक्रीशन से। और एसिड की पेचीदगी की वजह से चूँकि ये हो रहा था, तो उसका जो टारगेट होता है एसिड को सप्रेस किया जाता है। अगर आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है तो उसको इरेडिकेट करें, क्योंकि वो वरना दोबारा से वर्म करेगा, अल्सर करेगा। ऐसे भी WHO ने हेलिकोबैक्टर पाइलोराई को नंबर 1 कार्सिनोजन कहा है, तो यानी यानी वो कैंसर चीज़ जो कॉजिंग कैंसर सब्सटेंस। कॉजिंग सब्सटेंस या कैंसर कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको ट्रीट कर दिया जाए ताकि कैंसर से बच सके, क्योंकि वो ड्यूडेनम में लिम्फोमा कहते हैं कि स्पेशल कैंसर होता है, वो करता है। गैस्ट्रिक कैंसर या स्टमक का कैंसर कर सकता है, तो इसलिए उसको ट्रीट कर दें। जो कि बड़े एग्रेसिव कंसिडर किए जाते हैं जी, कैंसर्स में भी। कैंसर्स में भी। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।